Good evening, friends. Today is 30 July 2020, and we are going to discuss impact of globalization in Indian agriculture. अगर हम गौर से देखें तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है आज कोई सडनली नहीं हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर हो या फिर अदर सेक्टर, इंडिया के किसी भी सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन आज अचानक से नहीं आ रहा है। ये जब यूरोपियन कंपनीज आए थे ट्रेड करने के लिए, मसाले का व्यापार, स्पाइस वगैरह का भी ट्रेड करते थे इंडिया से, तभी से ग्लोबलाइजेशन का पैटर्न स्टार्ट हो चुका था। और यूरोपियन कंपनीज हमारे यहाँ से स्पाइस वगैरह के साथ साथ कुछ अन्य प्रकार के कॉटन्स वगैरह का भी ट्रेड करते थे इंडिया से। कॉटन, टी, रबर, इस टाइप के प्रोडक्ट का लेकिन जब एक नया मोड़ ले लेता है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1990 1990 में ग्लोबलाइजेशन आता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उस समय जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी कंट्रीज को दूसरे कंट्रीज के लिए अपना इकोनॉमी को खोल कर ओपन करके रखना था। दैट मीन्स इंडिया को भी अपना इकोनॉमी दूसरे कंट्री के लिए खोल करके ओपन करके रखना था। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे, एसेंशियल कमोडिटीज़ के का कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है तो एक्सपोर्ट करे पाकिस्तान को। इंडिया को अगर कुछ चाहिए तो पाकिस्तान से ट्रेड करे, मतलब कि पाकिस्तान से इंपोर्ट करे। और पाकिस्तान ही नहीं, यूएसए से ट्रेड करे, यूएसएसआर रसिया से इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट भी करे जापान से, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड के कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करें। ये 1990 में आया। तो उस समय क्या हुआ, बहुत प्रकार के एग्रीकल्चर कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लग गया। हमारा इंडिया भी एक्सपोर्ट करने लग गया राइस, व्हीट, कॉटन, टी, ये सब का। लेकिन वर्ल्ड के और भी दूसरे कंट्रीज जो थे वो भी अपना एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज में करते थे। तो वहाँ पे एक मार्केट का कंपटीशन बढ़ गया। जैसे कि जब ग्लोबलाइजेशन आया तो चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ये सब इतने ज़्यादा क्वालिटी फुल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैदा करते थे कि उनके क्वालिटी के सामने हमारा इंडियन क्वालिटी का कोई वैल्यू खास नहीं होता था। और वहाँ क्यों ऐसा होता था, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका था प्रीवियस क्लास में कि प्रोडक्शन पे, एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्रोडक्शन पे क्या था कि सब्सिडी दिया जाता था वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के साथ। मतलब अदर कंट्रीज अपने फार्मर्स को, अपने इंडस्ट्रीज को, सभी को कुछ जो भी सामान बनाना था, प्रोडक्शन करना था, उसके ऊपर सब्सिडी दे देते थे। फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे देते थे, सीड्स पे सब्सिडी दे देते थे, जिससे से कम कॉस्ट में अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट वहाँ के मार्केट में, मतलब फॉरेन मार्केट में अवेलेबल थे। हमारे यहाँ ये फैसिलिटी था नहीं। तब इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि हमें भी अपने फार्मर को सब्सिडाइज करना पड़ेगा। तो उसी को टारगेट बना करके अभी करंट का गवर्नमेंट उसी पर फोकस कर रहा है। और करंट के गवर्नमेंट का फोकस 2022 तक इंडिया के इकोनॉमी को, इंडियन फार्मर्स के इकोनॉमी को, इनकम को डबल करना है। अब थोड़ा और कुछ बुक को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुछ और चीज़ों को एक्सप्लेन करना मस्ट है। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्वालिटी फुल प्रोडक्ट्स के डिमांड हुआ, जिसके लिए सब्सिडाइज करना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट ने भी किया, फर्टिलाइज़र पे, सीड्स पे। इसका फ़ायदा हुआ, इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हुआ। जैसे लैंड जो था उसका क्वालिटी डिग्रेड होगा,
फर्टिलाइज़र मैन्योर ज़्यादा अगर डालने लग गए हम खेत में, तो फर्टिलिटी एक लेवल के बाद कम हुआ, सॉइल पोल्यूशन की समस्या बढ़ गया। तो ऐसे में प्रोडक्शन ठीक से पैदा हो नहीं पा रहा था। तब क्या कॉन्सेप्ट लाया गया, तब ऐसी स्थिति में पॉलिसी मेकर डिसाइड किए कि हमें क्या करना चाहिए कि फूड आइटम के सीड्स का जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिससे कि हाई यील्ड क्वालिटी के सीड्स डेवलप हों और ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है कि कम कॉस्ट में ही ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। जैसे कि बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी मस्टर्ड हो गया, और भी बहुत प्रकार का हुआ जो कि जिसके कि सीड्स के जीन में चेंज कर देते थे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इस टेक्निक को, जिस टेक्निक के माध्यम से, जिस टेक्निक के हेल्प से मॉडिफिकेशन करते थे सीड्स के सीड्स की क्वालिटी या फिर जीन में मॉडिफिकेशन करते थे, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था। और इस पूरे प्रोसेस को जीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। याद करो, पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ाया, वाइट रिवॉल्यूशन पढ़ाया, उसके बाद अब जो आया है आया है जीन रिवॉल्यूशन के का ही कंसिक्वेंस है, रिजल्ट है कि हम बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बीटी मस्टर्ड ये सब देखते हैं, जिसकी यील्ड बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिससे इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर इंडियन प्रोडक्ट का कह लो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया और इंडिया एक्सपोर्टर बन गया। आगे हम बात करते हैं कि इंडिया जो है कि ऑर्गेनिक फार्मर को भी बढ़ावा देता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट मीन्स कि बिना मैन्योर, बिना फर्टिलाइज़र, बिना पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल किए हुए नेचुरल तरीके से कंपोस्ट, जो कि गोबर वगैरह से बनता है, कैटल डंक के हेल्प से कंपोस्ट बनता है, उसके हेल्प से खेती किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, फोकस करता है, जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के हेल्प से इंडिया जो है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे भी ध्यान दे रहा है। जैसे कि डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैन्योर नहीं डाला जा रहा है, फर्टिलाइज़र नहीं डाला जा रहा है, पेस्टिसाइड्स नहीं डाला जा रहा है। ये सब जब डाला जाता था तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाता था, और वाटर अगर खेत में डालते थे या वो रेन वाटर आता था तो वो भी पोल्यूटेड हो जाता था। एनवायरनमेंट में भी मतलब खतरनाक स्थिति होता था, जिससे बचना बड़ा मुश्किल होता था। एनिमल्स को भी लॉस होता था, और एनिमल के साथ साथ दूसरे बर्ड्स वगैरह को भी हानि होता था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका एग्जांपल है पतंजलि। पतंजलि कंपोस्ट बनाता है ना, पतंजलि का कंपोस्ट जो है कि बहुत ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। फिर ये रहा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये सब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कंट्री में कुछ अचानक से कुछ नया टेक्नोलॉजी आया और बस वही कंट्री ही लाभ ले पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हुआ, जितना भी नया नया टेक्निक आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, जीन रेवोल्यूशन, सब ग्लोबलाइज्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं, इंडिया को कुछ रिफॉर्म लाना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कुछ रिफॉर्म लाना पड़ेगा, अपना एग्रीकल्चर पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, जो कि क्या है, कैसे है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इंडियन फार्मर जो है कि
पैडी मतलब राइस, व्हीट ये सब शुगर कैन ये सब का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। उसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है ये सब। तो इसको इंडियन फार्मर को थोड़ा-सा अ, इसके अलावा भी कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना होगा, जैसे कि जो कि कम वाटर कंज्यूमिंग होंगे, जैसे उम, मोटे अनाज वगैरह का भी, तिलहन, दलहन, जो कि पल्सेस वगैरह होते हैं, ज्वार, बाजरा, ये बार्ली, ये सब का भी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जैसे वेजिटेशन वगैरह बहुत प्रकार का होता है, फ्लावर्स, फ्रूट एंड इसी के साथ साथ कुछ एनर्जी प्लांट्स, जैसे दैट मीन्स कि ऐसा प्लांट जिससे कुछ फ्यूल वगैरह उत्पादन किया जा सके, जैसे जेट्रोफा। जेट्रोफा एक क्या बोलते हैं, ऐसा पौधा है जिसकी हेल्प से बायोडीजल बनाया जाता है। ये सब जो प्लांट्स होते हैं कम वाटर कंज्यूमिंग होते हैं, कम इन्वायरमेंट पोल्यूशन करते हैं, लेकिन जो है कि अपना इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। इससे डीजल भी बनाया जा सकता है, और इसको हम चाहें तो एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को प्लस इंडियन फार्मर को चाहिए कि इस टाइप के पौधों को एग्रीकल्चर के फील्ड में लाया जाए और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। इसके साथ ही फार्मर्स गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर्स को प्रमोट करना चाहिए सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब के फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सब्सिडाइज करना चाहिए। इस प्रकार जब हमारा इंडिया का फार्मर जो है कि मल्टीपर्पज़, मल्टी डायमेंशनल होकर के एग्रीकल्चर अगर करे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे ये सब होगा, इस टाइप का प्रोडक्शन होगा, जिसमें कि वाटर का कम कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन, इस टाइप के पौधे जो हैं कि काफ़ी सारा ऑक्सीजन देते हैं, तो पोल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। हमारा डीजल मतलब फ्यूल क्राइसिस जो होता है, एनर्जी के लिए दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी होता है, उसको कम किया जा सकता है। मेन्योर वगैरह न डालें, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जब हम फोकस करेंगे तो हमारा जो है कि इंडियन फार्मर का कॉस्ट भी कम लगेगा, प्लस उसका इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। जैसे सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होगा, सॉइल का क्वालिटी बना रहेगा, वाटर कम कंज्यूम होगा, प्लस वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगा। और जब कॉस्ट कम लगेगा, एग्रीकल्चर का कॉस्ट कम आएगा, तो ऑटोमेटिक फार्मर का और ये कॉस्ट जो है कि कम होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक इंडियन फार्मर्स का जो है कि इनकम डबल हो जाएगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर, वो पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग मी। थैंक्स वंस अगेन।